गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम दल शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम निगमन आगमन विधि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग। अगर टीम टीचिंग की बात की जाए तो टीचिंग के एरिया में टीम टीचिंग है, एक नई विचारधारा है, नया पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका यूज सबसे पहले 1954 में अमेरिका द्वारा किया गया था और तब से इसके महत्व को बहुत सारे देशों ने किसी न किसी रूप में एक्सेप्ट किया है। कोठारी कमीशन की बात करें तो कोठारी कमीशन ने कहा है कि शिक्षण विधि में कोई महत्वपूर्ण प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षक को यह स्पष्ट न हो जाए कि वह क्या कर रहा है, वह कोई भी नवीन पग उठाने के लिए तत्पर ना हो। उसके लिए यह सरल तभी हो सकता है जबकि वह एकांगी प्रयास न छोड़े, छोटे टोली में करे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक शिक्षक को यह स्पष्ट या क्लियर नहीं हो जाता कि वह क्या कर रहा है, वह कौन सा नया स्टेप उठाने के लिए तत्पर है, और वह कोई भी जो नया स्टेप होगा वो तभी इजी होगा जब वह अकेला प्रयास या अकेला कोशिश ना करके किसी टीम में वह कार्य करे। नो worthwhile advance is possible in teaching method unless the individual teacher understand what he is doing and feel secure enough to take the first new step beyond the bound of established practice. It is easier for a teacher to do so in small groups than he is working alone. टोली शिक्षण इस थॉट पर बेस्ड है कि टीचिंग के लिए नियोजन व क्रियान्वयन का रिस्पॉन्सिबिलिटी एकांकी शिक्षक की ना होकर के शिक्षकों की एक टोली की होनी चाहिए। यानी कि हमें एक सिंगल टीचर को ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है तथा हमें टीचिंग को डेवलप करना है, टीचिंग टीम को डेवलप करना है। इस प्रकार शिक्षकों की टोली या टीम ऑफ टीचिंग एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट शिक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या उत्तरदायित्व लेते हैं। शिक्षकों की टीम में संख्या प्रकरण के लक्ष्य एवं प्रकृति तथा छात्रों की संख्या व उपलब्ध सामग्री पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमें अपनी टीचिंग टीम का किस प्रकार से उसको डेवलप करना है या बनाना है, टीचिंग टीम को किस प्रकार से रखना है, ये हमारा जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स पर, उसकी नेचर पर तथा क्लास में कितने छात्रों प्रेजेंट हैं तथा जो हमारी सहायक सामग्री है या टीचिंग एड्स हैं हमारे, वो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। शिक्षकों की यह टोली पारस्परिक सहयोग के आधार पर शिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी दायित्व को वितरण करके वहन करती है। यानी कि ये जो शिक्षकों की टीम है, यह एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं और सहयोग के आधार पर या हेल्प के बेस पर ही इवैल्यूएशन करते हैं या उसका उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। इस दृष्टिकोण से या पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग शिक्षण में, टीचिंग में अध्यापक व छात्र दोनों सेटिस्फाई रहते हैं या संतुष्ट रहते हैं। अध्यापकों का कार्यभार अपेक्षाकृत कम हो जाता है जब उनके साथी जब किसी उसको कार्य को बराबर बांट लेंगे तो कार्यभार तो स्वयं ही कम हो जाएगा एवं उन्हें अपने शिक्षण हेतु अन्य तैयारी के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। छात्रों को हालांकि मेहनत अधिक करनी पड़ती है किंतु उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी कई ज़्यादा बढ़ जाती है, कई मात्रा में बढ़ जाती है। अगर टोली शिक्षण की सफलता की बात करें तो टीचिंग टीम की सफलता टोली में शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है। यानी कि हमारी टीम में किस प्रकार के शिक्षक हैं, उसकी टोली की सफलता उस चीज़ पर निर्भर करेगी। अगर हमने अच्छे प्रकार के परिश्रमी अध्यापक रखे हुए हैं या शिक्षक रखे हुए हैं तो वो हमारी टीम अच्छा वर्क करेगी, और अगर हमने परिश्रमी के नहीं रखे हुए हैं तो उस प्रकार से टीम वर्क करेगी। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं तो कुछ शिक्षक प्रायोगिक कार्य में अधिक दक्ष होते हैं। यानी कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो टीचिंग बहुत अच्छे से इफेक्टिव ढंग से कर सकते हैं, लेक्चर अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर जो होते हैं वो
प्रैक्टिकल वर्क में काफ़ी अच्छे एफिशिएंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीचर्स में भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, किसी के अंदर कोई स्किल्स अच्छा होता है, किसी टीचर के अंदर कोई सा स्किल अच्छा होता है। तो हमें कौन सा टॉपिक लिया है, हमारी सहायक सामग्री क्या है और तथा कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, इस आधार पर हमें शिक्षकों का चयन करना है। अन्य कोई सहायक सामग्री निर्माण में रुचि रखता है, यदि प्रत्येक को उचित उत्तरदायित्व दिया जाए तो निश्चित रूप से टोली शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है या इफेक्टिव हो जाता है। अगर हमने अपनी सहायक सामग्री अच्छी रखी है तथा छात्रों की रुचि के अनुसार रखी है, शिक्षकों की रुचि के अनुसार रखी है, तो जो हमारा टीम का जो हमारा उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम टोली शिक्षण की परिभाषा एंड डेफिनेशंस ऑफ टीम टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जे लॉयड ट्रम्प के अनुसार इन्होंने कहा है कि टीम टीचिंग वह व्यवस्था है, वह अरेंजमेंट है जिसमें दो अथवा दो से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं, अनुदेशन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं और शिक्षकों की विशेष दक्षताओं का लाभ उठाते हुए दो कक्षाओं से अधिक छात्रों का शिक्षण करते हैं। इसके अलावा एक और विद्वान है, उन्होंने कहा है कि हरोल्ड एस डेविस के अनुसार दल शिक्षण में दो अथवा दो से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दो अथवा दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठों के नियोजन तथा उनमें सह संबंध स्थापित करते हैं। सैपलिन के अनुसार दल शिक्षण एक अनुदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा छात्र एक साथ कार्य करते हैं। इनमें दो अथवा दो से अधिक शिक्षक उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। दल शिक्षण में शिक्षकों की विशेषताओं का उपयोग करते हुए स्टाफ विशिष्टीकरण के आधार पर उनका लाभ उठाया जा सकता है, जिससे उत्पादन में सुधार होता है और छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। अगर हम टोली शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, पर्पस ऑफ टीम टीचिंग की बात करें, तो टीम टीचिंग द्वारा बहुत अच्छी प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें टीचर्स की टीम छात्रों के बड़े समूह को शिक्षा देती है। शिक्षकों के दल का अच्छा उपयोग करते हुए शिक्षण में सुधार करना, यानी कि हमें टीचर्स की टीम के साथ उनके हर एक स्किल को यूज करते हुए हमें कक्षा का शिक्षण में सुधार करना है। दल शिक्षण में शिक्षकों की विशेष योग्यताओं, रुचि, अनुदेशात्मक कौशल, समय और ऊर्जा का उपयोग होता है। टीम टीचिंग में क्या होता है कि शिक्षकों की जो स्पेसिफिक उनकी कैपेसिटी होती है या उनके स्किल्स होते हैं तथा उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस स्किल्स होते हैं, इससे समय का भी पूरा उपयोग होता है और एनर्जी का भी पूरा उपयोग होता है। यह प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करता है। इसमें पाठ नियोजन, सामग्री उत्पादन निश्चित होता है, जिससे छात्रों में अभिप्रेरणा तथा प्रभावी अधिगम परिस्थिति बनती है। दल शिक्षण स्वयं में शिक्षकों की निपुणता का एकत्रीकरण करके अनुदेशन में विविधता लाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि टीचर्स के स्किल्स एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी डाइवर्सिटी आ जाती है या विविधता आ जाती है। सभी टीचर्स में अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो जब सब स्किल्स एक साथ जुड़ जाएंगे, जो टीचिंग कार्य होगा, जो टीचिंग शैली होगी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इसके बाद हम टोली शिक्षण या दल शिक्षण टीम टीचिंग प्रोसेस की बात करें, तो टीम टीचिंग का जो सैद्धांतिक रूपरेखा में यह सहयोग नियोजन पर आधारित है, लेकिन इसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे दल सदस्यों की भूमिका का विशिष्टीकरण, छात्रों का पुनः समूह बनाना, पुनः समय सारिणी बनाना, शिक्षा स्थान को पुनः प्रारूप देना, नियोजन के लिए सामान्य समय, अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करना, संसाधन केंद्र स्थापित करना। इसके अलावा हम रोल डिफरेंशिएशन की बात करें तो, या भूमिका विशिष्टीकरण की बात करें, दल शिक्षण में दो से अधिक शिक्षक विभिन्न कार्य प्रभावी ढंग से करते हैं। एक शिक्षक को निम्न कार्य करने पड़ते हैं। निदान शास्त्री, यानी कि निदान डायग्नोस, इसका अर्थ होता है छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करना तथा असफलता के कारण को पहचानना। यानी कि कोई स्टूडेंट लर्निंग को अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहा है या उसकी कंडीशंस क्या हैं, उनको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अगर उसको कोई समस्या आ रही है टीचिंग में
लर्निंग में, तो हम उसका निस्तारण करेंगे, उसका हम डायग्नोसिस करेंगे। इसके बाद सरलीकरण करने वाला, समूह गतिकी, ग्रुप डायनेमिक्स एवं स्वतंत्र अध्ययन द्वारा अधिगम सरलीकरण करना। हमें छात्रों के सामने प्रकरण को सरलीकरण करके सरल उसमें रखना है, सरल भाषा में रखना है, सरल शैली में रखना है, ताकि जो छात्र हैं वो टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझ सकें। इसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो अनुदेशन के लिए यांत्रिकी का प्रयोग करना, यानी कि हमें यंत्रों का प्रयोग करना। अगर हम टेक्नीशियन पढ़ा रहे हैं तो हमें एक टेक्नीशियन की भांति कार्य करना है। इसके बाद मूल्यांकनकर्ता, हमें एक मूल्यांकनकर्ता भी बनना होता है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा तभी सफल हो पाती है जब हम उसका कोई भी शिक्षण कार्य तभी पूरी तरीके से सफल है जब हम उसे मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण सफलता का मापन करना, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन को देखना, कभी कभी शिक्षक को मार्गदर्शक भी बनना पड़ता है और निर्णय लेने वाला भी, इसलिए हमें मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन को देखते हैं तथा अपना मार्ग निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं। अगर मूल्यांकन करने पे हमें पता चलता है कि हम जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वह विधियाँ हमारी सही हैं या नहीं है। इसके बाद छात्रों का पुनः समूह बनाना, सामान्य एक कक्षा में 35 से 50 छात्र होते हैं। टीम टीचिंग में 2-3 कक्षाओं के छात्रों को मिलाना पड़ता है। इस तरह से 100-150 छात्र एक साथ बैठते हैं। कभी कभी विषय आधारित छात्र समूह भी बनाने पड़ते हैं। इसके बाद पुनः समय सारणी बनाना, टीम टीचिंग में शिक्षकों का छोटा दल छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण करता है। ऐसी परिस्थिति में विषय की आवश्यकता अनुसार समय सारणी बनानी पड़ती है, क्योंकि यह शिक्षण नियमित समय सारणी से नहीं हो सकता। के बाद शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना, टीम टीचिंग में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण 100-150 सामान्य कक्षा में शिक्षण आयोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए आवश्यकता अनुसार बड़े स्थान का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन के लिए सामान्य समय। यह स्पष्ट है कि प्रभावी दल शिक्षण के लिए सहयोगी नियोजन आवश्यक है। जब शिक्षक विभिन्न शिक्षण प्रविधियों को प्रयोग में लाना चाहते हैं अथवा सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं तो समस्त शिक्षक दल को नियोजन के लिए सामान्य समय की जरूरत होती है। अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करना, दल शिक्षण में विभिन्न दक्षताओं के शिक्षक होते हैं और ये आवश्यकता अनुसार अधिगम को अर्थपूर्ण रूप से एकीकृत करते हैं। इसके बाद संसाधन केंद्र विकसित करना, विद्यालय में संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। आज हमने टीम टीचिंग के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।